नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस महिला के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है रज़िया सुल्ताना। इतिहास के पन्नों में इस महिला ने उस समय वो काम किए जो उस समय अच्छे अच्छे पुरुष नहीं कर पाते थे। तो ज़्यादा समय न लगाते हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, रज़िया सुल्ताना का जीवन जो है बहुत संघर्षमयी रहा। सबसे पहले उनका कार्यकाल देख लिया। उनका जन्म जो है वो 1205 में हुआ है, ठीक है, मतलब आज से 700 साढ़े 700 साल पहले। अब वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। वो एक टॉपिक है, मुझे आपको उसके लिए समझाना पड़ेगा। इल्तुतमिश कौन थे? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश के एक राजा थे। जैसे ऐसा होता था कि भाई राजा आए, उन्होंने यहाँ लूटपाट की, ये पूरा प्रदेश जीत लिया। अब उन्होंने, राजा ने अपने गुलाम को यहाँ पे बिठा दिया, भाई अब तुम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करो और मुझको रेगुलरली टैक्स भेजते रहना। तो ऐसे इल्तुतमिश थे, ठीक है। इल्तुतमिश को 3 बेटे और 1 पुत्री थी। तीनों के तीनों बेटे जो थे वो किसी काम के नहीं थे, मूर्ख थे ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आमोद और प्रमोद के जीवन जीते रहते थे, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में बस नशा और शराब और शबाब में ही उन्होंने अपनी जीवन बिताए। लेकिन रज़िया ऐसी नहीं थी। रज़िया हमेशा उनके पिता के साथ में कई बार दरबार में आके बैठती थी, ज्ञान लेती थी, नॉलेज ग्राफ्स करती थी। और जब मृत्युशैया पर इल्तुतमिश पहुँचे तब उन्होंने मरने से पहले ये कह दिया कि मेरे बाद मेरे तख्त पर मेरी बेटी बैठेगी। और जब उन्होंने ये कहा तो सब लोग हैरान हो गए कि एक महिला, और इस्लामिक जगत में महिला को तो शासिका बना ही नहीं जाता। लेकिन उसके बावजूद भी इल्तुतमिश, क्योंकि एक गुलाम वंश से राजा था और वो पहले थे, तो इसलिए उनकी बात को स्वीकार कर लिया गया और रज़िया सुल्ताना की ताजपोशी हो गई। तो वो सुल्तान कब बनी? वो बनी 1236 में। उन्होंने पद ग्रहण कर लिया। अब पद ग्रहण करने के बाद, अब जैसे आप लोगों को पता नहीं हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नवाब होते थे या जो दिल्ली के शासक बनकर, सुल्तान बनकर बैठते थे, उनका एक पर्टिकुलर एक वस्त्र पहनने का एक सिस्टम था, ठीक है। तो उसके अंदर वो लोहे के चौगान भी पहनते थे, लोग लोहे के कपड़े होते थे ताकि कोई दुश्मन उनके ऊपर अचानक हमला ना करे, ठीक है। और ये पर्दा प्रथा इन्होंने त्याग दिया था, ठीक है। सिर्फ सर ढकते थे और दरबार में जाके बैठते थे। अब सबसे गजब की बात क्या थी कि उनका जो दरबार था वो कई सारे विदेशी लोगों से भरा पड़ा था। जैसे उनके दरबार में ईरानी, अफगानी, मंगोल, तुर्क और अरबी सब थे उनके दरबार में। और ये लोग जो थे ये कभी नहीं चाहते थे कि रज़िया जो है वो सुल्तान के पद पर बैठी रहे ज़्यादा लंबे समय तक। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द रज़िया को हटा दिया जाए, कुछ ऐसा हो कि रज़िया चली जाए या इसका साम्राज्य खत्म हो जाए। तो इन्होंने मिलकर रज़िया के जो भाई थे, ठीक है, उसको उकसाना चालू कर दिया। और रज़िया के भाई का नाम जो था बहराम शाह था। आपको याद रखना है, रज़िया के एक भाई का नाम बहराम शाह था। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है कि रज़िया के कई सारे लोग जो थे वो शुभचिंतक भी थे। उसी में से उनका एक शुभचिंतक था जिसका नाम था याकूत। अब याकूत जो थे वो उनके मित्र भी थे और अस्तबल में घुड़सवार सेना जो थी, जो घोड़ों के अस्तबल होता है, उसके प्रमुख भी थे। तो क्योंकि ये घोड़े पर भी बैठकर दूसरे प्रदेशों में जाती थी और वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेती थी, तो कई बार घोड़े पर चढ़ते समय याकूत जो उनको समर्थन देते थे, अपना वो झुक जाते थे और उनके ऊपर पीठ पे पैर रखकर वो घोड़े पर बैठती थी। तो एक प्रकार से उस समय किसी महिला को कोई व्यक्ति का स्पर्श हो जाना भी, छू लेना भी हराम माना जाता था। और यहाँ पर याकूत के पीठ पे पैर रखकर वो घोड़े पर सवार हो रही है और कई बार घोड़े से उतरने के लिए भी याकूत जो अपना हाथ देता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर या दरबार के अंदर रज़िया सुल्ताना की एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी को देखने की बजाय वो एक स्त्री है और वो हम पर कैसे रूल कर सकती है, ये विचारों को वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि भटिंडा के जो राज्यपाल थे, ठीक है, जिनको अल्तुनिया कहा जाता था, तो ये भटिंडा के राजकुमार थे, राज्यपाल थे। और ये कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्ट करके दिल्ली भेजते थे, किसके पास? रज़िया के पास। अब
भटिंडा के जो राज्यपाल अल्तुनिया थे, इनको कहीं पता चल जाता है कि अब इल्तुतमिश जो है वो चले गए, लेकिन दरबार जो है वो भी रजिया को पसंद ज़्यादा नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, ये सीधा सीधा उनके खिलाफ विद्रोह घोषित कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि मैं रजिया को शासिका नहीं मानता। अब दरबार जो है वो दरबार रजिया को ये पूरा इंसिडेंट बताते हैं कि अल्तुनिया जो है वो अब हमको टैक्स पे करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे साम्राज्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो रजिया तैयार हो जाती है और अपने कुछ सिपाहियों को साथ में लेकर, जिसमें याकूत भी होता है, उनको लेकर वो युद्ध लड़ने के लिए चली जाती है। लेकिन दुख है मुझे आपको ये बताते हुए कि इस युद्ध में याकूत मारा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि रजिया उससे सच्चा प्रेम भी करती थी, उससे विवाह भी करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले याकूत इस युद्ध में मारा गया। भटिंडा के शासक अल्तुनिया को जैसे ही पता चलता है कि रजिया जो है वो याकूत से प्रेम करती है, तो उसने सबसे पहले याकूत की हत्या कर दी। याकूत की हत्या करने के बाद में रजिया जो है उसको गिरफ्तार कर लेता है। अब रजिया जो है ये युद्ध हार जाती है और याकूत जो है वो मारा जाता है। अब इधर दिल्ली दरबार में पता चल जाता है कि रजिया जो है ये युद्ध हार चुकी है। जैसे दिल्ली दरबार को पता चलता है कि रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, और किसने गिरफ्तार किया, अल्तुनिया ने, तो तुरंत दरबार क्या करता है कि रजिया के छोटे भाई बहरम शाह को शासक बना देते। अब वो जेल में है, उधर दिल्ली के तख्त को तो खाली नहीं कर सकते, गुलाम वंश में तो खाली रखने का प्रथा ही नहीं थी। तो तुरंत दरबार क्या करता है, इल्तुतमिश का एक बेटा जिसका नाम था बहरम शाह, उसको शासक बना देते हैं और अब दिल्ली की गद्दी पर वो बैठ जाता है। और अब भटिंडा के राज्यपाल अल्तुनिया को पता चलता है कि अरे भाई, मैंने तो रजिया को गिरफ्तार कर लिया, तो अगला शासक तो मुझे बनना चाहिए, क्योंकि सुल्तान तो ये है। जब यही मेरे कब्जे में है तो तुमने बहरम शाह को कैसे बनाया। तब फिर अल्तुनिया क्या करता है, अल्तुनिया रजिया को बोलता है, वो एक चाल चलता है। वो रजिया को ये बोलता है कि मैं तुम्हें जेल से मुक्त करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें दोबारा से दिल्ली के तख्त पे बिठाने के लिए भी तैयार हूँ, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो रजिया बोलती है, क्या, मुझे क्या शर्त माननी है। तब फिर अल्तुनिया बोलता है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा और फिर हम लोग दिल्ली जाएंगे। अब यहाँ पे रजिया समझ जाती है, उसको भी पता चल जाता है कि उसका जो भाई है बहरम शाह, वो क्या बन चुका है, सुल्तान बन चुका है। तो अब वो भी उसको बोलती है कि ठीक है, मैं तुझसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पहली शर्त ये रहेगी कि जैसे ही हमारा विवाह होगा, पहले हम लोग कूच करेंगे दिल्ली पर और हमारे भाई को पद से हटा देंगे और मैं शासिका बनूंगी। वो मान जाता है, क्योंकि उसका भी वही इंटेंशन होता है। और फिर बाद में ऐसा कहा जाता है, ये विवादित है, ऐसा कहा जाता है अल्तुनिया और रजिया की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में तुरंत वो दरबार जो था, जो रजिया के अंडर में था, अब वो बहरम शाह के अंडर में, और अब बहरम शाह के साम्राज्य पे अटैक कर देते हैं। कौन, अल्तुनिया और रजिया मिलके। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर है। रजिया ये युद्ध हार जाती और अल्तुनिया जो है वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ ये भी विवादित है, कुछ का कहना है कि अल्तुनिया जो है उसको मार दिया जाता है और अल्तुनिया जो है वो रजिया को भागने में मदद कर देता है। ये तो मर जाता है लेकिन ये भाग जाती है कुछ सिपाहियों को लेकर। ये बहुत दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। इस बीच में ये भागते भागते कैथल पहुंच जाती है, हरियाणा के नज़दीक, और इसके कुछ सिपाही भी वहाँ पर होते हैं। अब ये बेचारी सोचती रहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, ना हरियाणा मेरे पास है और ना दिल्ली। ये सोचती ही रहती है, तभी कैथल में कुछ डाकू जो है वो रजिया पे हमला कर देते हैं और इस लड़ाई में 14 अक्टूबर 1240 को वो डाकू रजिया की हत्या कर देते हैं। लेकिन मरते मरते उसकी एक अंतिम इच्छा उसने दर्शाई कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे मरने के बाद मुझे
याकूत की कब्र के बाजू में ही दफनाना। और ये बोलने के बाद में उनका अंत हो जाता है। तो इतिहास में आज भी ये एक विवाद है कि क्या हकीकत में रज़िया को याकूत के बाजू में ही दफनाया गया दिल्ली के पास, क्योंकि याकूत की हत्या होने के बाद में उनकी डेड बॉडी को दिल्ली लाया गया और वहाँ दफनाया गया, और वहीं पर फिर रज़िया की भी डेड बॉडी को वहाँ पर दफना दिया गया, बरीड कर दिया गया। तो इतिहास में एक ऐसी महिला जो थोड़े समय के लिए ही रही, लेकिन अपने उसूलों पे उसने जीवन जी। उसने दरबार की परवाह न करते हुए उसने जनता की परवाह की। ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंदर कि जब भी रज़िया अपना दरबार समाप्त करके जब वो शयन कक्ष में जाती थी तो वो लाल कलर का दुपट्टा ओढ़कर और मुंह बांधकर वो शाम के समय अपने कई सारे सिपाहियों के साथ में नगर भ्रमण पर निकल जाती थी और वहाँ की परिस्थितियों को जानने की कोशिश करती थी। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश भी यही काम करते थे। तो इल्तुतमिश की द्वारा बताई गई नसीहतों को पूरा किया रज़िया ने, और योग्य पिता की योग्य पुत्री थी रज़िया सुल्ताना। आई होप अब आप लोगों को रज़िया सुल्ताना की पूरी हिस्ट्री समझ में आई है। इसी के साथ आज का हमारा ये भी चैप्टर समाप्त होता है। जल्द से जल्द ये टॉपिक को भी अपनी बुक में नोट डाउन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।